मैं डॉक्टर चित्रलेखा आपके समक्ष सीबीएसई बोर्ड 9वीं कक्षा हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दी गई कहानी दो बैलों की कथा आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित है। सबसे पहले मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बता दूं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। जन्म और मृत्यु के बारे में पुनः सुन लें। जन्म सन 1880 ईस्वी और देहांत 1936। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। दो बैलों की कथा सन 1931 में लिखी गई और यह मानसरोवर संग्रह 2 से ली गई है। शिव सदर, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कवन, कर्मभूमि तथा गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और जिस शहर को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। आत्मीयता अर्थात अपनापन। बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। चूंकि प्रेमचंद अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देते हैं, चाहे वह कहानी हो अथवा उपन्यास। रचनाओं के माध्यम से संदेश देते रहे हैं। ये समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, इस कला में वो निपुण थे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानी परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। यह कहानी सन 1931 में लिखी गई है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। सांकेतिक भाषा में यह कहानी संदेश देती है कि स्वतंत्रता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे बनाए रखना सबका परम कर्तव्य है। मनुष्य और जानवर के बीच उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी प्रस्तुत करती है यह कहानी। प्रेमचंद ने इस कहानी में पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। पंचतंत्र की कहानियां बचपन में आपने जरूर पढ़ी होगी। पंचतंत्र की कहानियों में पशु पक्षी ही मुख्य पात्र होते हैं और हितोपदेश, इसमें उपदेशात्मक कहानियां दोनों में, पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों में। तो इसी कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है प्रेमचंद ने इस कहानी में दो बैलों की कथा में, क्योंकि दो बैलों की कथा में दो बैल भी पशु हैं। आगे दो बैलों की कथा सुनाऊंगी और कठिन शब्दों के जहाँ अर्थ होंगे और समझाऊंगी मैं आपको। तो शुरू करती हूँ दो बैलों की कथा का। झूली काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछानी जाति के थे।
देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। पछाई का अर्थ होता है पालतू पशुओं की एक नस्ल। पछाई नस्ल के दोनों बैल थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। ये विचार विनिमय क्या है? परीक्षण करते रहते थे। विचार विनिमय का अर्थ होता है परीक्षण करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ आता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। सभी प्राणियों में, सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ जीव है, लेकिन एक दूसरे के मन की बातों को ये नहीं समझ पाते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह होता है, विग्रह का अर्थ होता है अलग होने का ख्याल। दोनों अलग होने के ख्याल से सींग नहीं भिड़ाते थे, सींग नहीं लड़ाते थे, अर्थात लड़ने के ख्याल से नहीं लड़ाते थे। ये विनोद के भाव से, विनोद अर्थात मनोरंजन, क्रीड़ा अर्थात खेलकूद के भाव से ये एक दूसरे में सींग लड़ाते थे। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। जब दो मित्र आप साथ होते हैं और बहुत अधिक घनिष्ठता हो तो धौल धप्पा शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों बैल, हीरा और मोती, अभी सींग लड़ाया करते थे। इनका धौल धप्पा वही सींग लड़ाना हुआ। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पड़े है। दोनों में इतना प्रेम कि नहीं चाहते थे कि ज्यादा बोझ हीरा के गर्दन पर हो। ये मोती नहीं चाहता था और हीरा नहीं चाहता था कि ज्यादा भार मोती के गर्दन पर। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। ये गोई का होता है जोड़ी, अर्थात हीरा और मोती की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना अच्छा लगा था या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। वही अर्थात वही हीरा और मोती की जोड़ी को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। पगैया अर्थात रस्सी, पशुओं की बांधने वाली रस्सी। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह से जोगाड़ खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? जालिम का अर्थ होता है क्रूर और अत्याचारी। तो चूंकि गया जूरी का साला था, गया इसे ले जा रहा था, तो मन ही मन ये दोनों सोच रहे थे कि ऐसा क्यों किया, और सोच रहे थे ये तो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही अत्याचारी है, क्यों हमें लेकर जा रहा है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। दिल भारी होना एक मुहावरा यहाँ है, ऊपर आपने पढ़ा दांत तो पसीना आ गया, वो भी मुहावरा है। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए।
जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात जब गांव के लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, पगहे अर्थात रस्सी, और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। जोड़ी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गड़ाव लटक रहा है। गड़ाव कहते हैं पशु बांधने की रस्सी, जो फुंदेदार रस्सी जो होती है उसे गड़ाव कहते हैं। ये लोक भाषा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में सनक लग रहा है। विद्रोह में इसलिए अर्थात विद्रोह इसलिए कि जूड़ी ने क्यों इन्हें दूसरे के घर भेजा, और स्नेह इसलिए क्योंकि वह तो जूड़ी से वो दोनों बहुत प्रेम करते थे। जूड़ी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें प्रेमालिंगन और चुंबन का उद्देश्य बड़ा ही मनोहर था। तीनों एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, चुंबन दे रहे थे। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस गांव में पहले से कभी ऐसी घटना नहीं घटी थी, लेकिन हीरा और मोती कुछ विशेष ही थे, तो यह घटना महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र क्या होगा? तो बैलों के लिए अभिनंदन पत्र, उसके लिए स्वादिष्ट भोजन। तो कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ, अर्थात तीनों ने स्वीकार किया कि ये इस जन्म में बैल है, उस जन्म में जरूर ये मनुष्य थे, आदमी थे। जूड़ी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। गया चूंकि जूड़ी की पत्नी का भाई था तो गुस्सा स्वाभाविक था। इसे लगा कि मेरे भाई के घर बैल गया और एक दिन भी काम नहीं किया और भागे भागे आगे यहाँ खड़ा है। जूड़ी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। स्त्रियां अपने मायके का शिकायत नहीं सुन पाती हैं। तो जूड़ी की पत्नी भी रोब में आ गई, गुस्सा गई, रोब यानी गुस्सा, और बोली कि तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। जूड़ी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं, तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे काम चोर, भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जूड़ी की पत्नी ने जो मजदूर था, जो बैलों को भोजन पानी देता था, उसे हिदायत कर दी कि सिर्फ सूखा भूसा ही देना, चोकर वगैरह नहीं देना। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका था। आशा भरी नजरों से द्वार की ओर ताक रहे थे कि जिसे कि शायद अभी नहीं दिया गया है, इसमें चोकर और रस दिए जाएंगे, इसलिए आशा लगाए दोनों ताकने लगे द्वार की ओर।
जूड़ी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो मजूर बोला, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुराकर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। आप भी पीछे से फिर मालकिन के लिए हाँ में हाँ मिलाओगे, इसलिए मैं नहीं दूंगा। दूसरे दिन जूड़ी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब फिर उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों मोटी रस्सियों में बांधा दोनों को, और दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूड़ी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यह मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा।